कृष्णापुर का रेलवे स्टेशन 12 बजते ही सन्नाटे से भर जाता था। यहाँ पर कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मारता था, क्योंकि कहा जाता है कि रात को 10 बजने के बाद इस स्टेशन पर कुछ ऐसा होता था, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। कुछ ऐसे ही अमन और रचना के साथ हुआ था। अमन अपनी नई नवेली दुल्हन रचना के साथ शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी रचना अमन से कहती है, अमन जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ किसी को तो होना चाहिए था। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ देर पहले ही पता कर लिया था, ट्रेन 12 बजे आएगी, मगर तुम घबराओ नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। रचना कह ही रही होती है, तभी वहाँ भूतिया दूल्हा अमन और रचना के पास आ रहा था। भूत, भागो यहाँ से। अमन जी, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ न कुछ अजीब है। पता नहीं हम कहाँ आकर फंस गए। दुल्हन, एक और दुल्हन, मैं इसे भी जान से मार दूंगा। हर दुल्हन धोखेबाज होती है। ये कहकर भूत रचना का गला पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी ही तो हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो। हम तो बस ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, ये दुल्हन और लड़कियां सभी धोखेबाज होती हैं, जो लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर मरने पर मजबूर कर देती हैं। हमें जाने दो, मैं आपसे अपने जीवन की भीख मांगती हूँ। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। इस प्यार की तुझको क्या कदर, इस प्यार के कहाँ लायक हूँ मैं। इस तरह भूतिया दूल्हा गाना गाते हुए अपने हाथों से रचना को मार देता है। तुमने ये क्या किया? मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। तू जिसे अपनी जिंदगी समझ रहा था वो तेरी मौत थी, मैंने तेरी जान बचाई है। ये कहते हुए भूत वहाँ से गायब हो जाता है और अमन रोता रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रोज की तरह आज भी रेलवे स्टेशन पर एक दुल्हन की लाश सभी को देखने को मिलती है। वहाँ के लोग इस बात से अनजान थे कि दुल्हन को मौत के घाट कौन उतारता है। ऐसे ही एक दिन नया जोड़ा शादी करने के लिए ट्रेन से सफर कर रहा था। तभी लड़की रिया बोलती है, अनिल, हम भागकर शादी तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है रिया, लेकिन क्या करें? तुमने और मैंने अपने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आखिर में क्या हुआ? उन्हें तो अपनी इज्जत और संस्कार ही दिखाई देता है। सही कह रही हो अनिल, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो नहीं ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं रिया, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमें बस एक दूसरे से मौत ही अलग कर सकती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक आवाज आती है, तुम्हें मैं कर दूंगा अलग, इस लड़की को मौत की नींद सुलाकर। कौन है? कौन है? किसने बोला? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। रिया बोल ही रही थी, तभी वहाँ पर भूतिया दूल्हा आ जाता है। हा, एक और धोखेबाज लड़की जो झूठे साथ जीने मरने की कस्में खा रही है। तू भी इस लड़के को मरने के लिए छोड़ देगी। ये कहते ही भूत रिया का गला पकड़ लेता है और अपने नोकीले नाखून से उसके गर्दन को दबा देता है और रिया मरने के कगार पर होती है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। मैंने एक और मजनू की मौत होने से बचा लिया। तुमने मेरे जीते जी मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैंने जिससे प्यार किया तुमने उसे ही मार दिया और तुम कहते हो तुमने मेरी जान बचा ली। तुम एक शैतान हो। नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसा मत कहो। तुम कुछ नहीं जानते हो इन लड़कियों के बारे में। मैं बताता हूँ अपनी दर्द भरी कहानी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियाँ कैसी होती हैं। आज से 15 साल पहले मेरी जिंदगी हंसी और खुशियों से भरी हुई थी। कैलाश और हिमांशी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये वो समय था जहाँ जात पात बहुत मायने रखती थी। हिमांशी, हम दोनों के प्यार का क्या होगा? हमारे माता पिता मानेंगे क्या? एक बार बात करके तो देखो, अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम दूसरा कोई रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता कौन सा? दूसरा रास्ता ये है, हम साथ में जी भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ऐसा मत बोलो, हम घर से भाग जाएंगे। कल तुम कृष्णापुर रेलवे स्टेशन पर आ जाना और मैं भी आ जाऊंगा और हम आगरा स्पेस से दिल्ली चले जाएंगे। वहाँ पर हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ पहुँचकर हम सबसे पहले शादी करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल हम जिएंगे या तो मरेंगे। अगली सुबह कैलाश दूल्हे की तरह सजकर रेलवे स्टेशन पर आ गया।
और हिमांशी का इंतजार करने लगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन हिमांशी नहीं आई। कैलाश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक वो ट्रेन की पटरी पर जाकर खड़ा हो गया, जहां आगरा एक्सप्रेस तेज रफ्तार से कैलाश को चीरती हुई आगे निकल गई। मैंने अपनी महबूबा की वफाई से और धोखेबाजी की वजह से अपनी आत्महत्या कर ली। तब से लेकर आज तक मेरी आत्मा भटक रही है और ये तब तक भटकती रहेगी जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लेता। मुझे हर लड़की और हर दुल्हन में हिमांशी दिखती है, इसलिए मैं उन्हें जान से मार देता हूँ। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं हर लड़की एक जैसी हो। तुमने मेरे साथ गलत किया है, चले जाओ यहाँ से। अनिल बोल ही रहा था तभी पीछे से हिमांशी की आवाज सुनाई देती है और हिमांशी इस ओर चलकर आ रही थी। भूत हिमांशी की आवाज सुनकर बौखला जाता है, फिर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, आज आई तू मेरे हाथों में, आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी कहानी सुनकर ही आई हूँ। तभी भूत गाते हुए कहता है, वफा नाराज आई तुझे ओ हर जाई, ओ मेरी वफा जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई। वफा नाराज आई तुझे ओ हर जाई। दौलत की वजह से तूने अपनी नजरों से दूर किया, मेरे प्यार का महल तूने एक पल में तोड़ दिया। मुझे देके गम ऐसे करके सितम तूने मेरी वफा ठुकराई। वफा नाराज आई तुझे ओ हर जाई। तभी हिमांशी का पति रोहन आता है और बोलता है, हिमांशी ने तुम्हारे बारे में बताया था, इसमें हिमांशी की कोई गलती नहीं है। उसे एक बार बोलने का मौका तो दो, उस दिन क्या हुआ था। हिमांशी की बेटी रूही बोलती है, हाँ भूत अंकल, मेरी मम्मी को छोड़ दो, वो बहुत अच्छी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। रूही की मासूम बातें सुनकर कैलाश हिमांशी का गला छोड़ देता है और कहता है, बोलो तुम क्या बोलना चाहती हो। कैलाश, उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं भागकर उस रात आई थी। मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन के चारों तरफ बहुत ढूंढा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने कई महीने तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। मुझे लगा तुम धोखा देकर कहीं चले गए और तुम्हें भी लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। बस इसी वजह से हम दोनों अलग हो गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। वैसे ये प्यारी बच्ची और ये आदमी कौन है। ये रोहन जी है, इनसे मेरी शादी हो गई है और ये रूही है मेरी बेटी। हिमांशी, मैंने तुम्हारा उस दिन और इंतजार किया होता तो आज हमारा हंसता खेलता परिवार होता। मैंने आज तक बहुत सी लड़कियां और दुल्हनों की जान ली है और ये लड़की रिया भी मौत के कगार पर है। इसे अगले स्टेशन पर अस्पताल में एडमिट करवा देना, इसकी जान बच जाएगी। पर तुम मुझे इस दुनिया से मुक्त करवा दो। पर कैसे मुक्त होगे तुम। मुझ पर कुछ गंगा जल की बूंदें डालकर मुझे मुक्त कर दो, मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद हिमांशी भूत पर गंगा जल की बूंदें डाल देती है और रेलवे स्टेशन पर पहले की तरह चहल पहल होने लगती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अनुराधा अपनी दो छोटी बहनों रूपाली और दिशा के साथ रहा करती थी। वो तीनों बहनें अनाथ थी, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। अनुराधा ही अपनी दोनों छोटी बहनों का जैसे तैसे करके गुजारा चलाया करती थी और उनके दिन ऐसे ही गरीबी में बीत रहे थे। एक दिन, रूपाली, दिशा, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से इधर आओ मेरे पास। तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। क्या बात है दीदी, आप तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हैं। बात ही ऐसी है। अगर ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी बताओ ना। मुझे एक कोठी में काम मिल गया है और मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। बल्कि यूं कह लो कि मेरी पहले वाली नौकरी से डबल तनख्वाह मुझे मिलने वाली है। इसलिए मैंने तय किया है कि अब से तुम दोनों स्कूल जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह अनपढ़ रहो और इसी तरह लोगों के घरों में काम करो। इसीलिए तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि कुछ दिनों में मैं तुम दोनों का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है दीदी। हाँ, अब हम भी स्कूल जाएंगे। थैंक यू सो मच दीदी। इसी तरह वो तीनों बहनें साथ हंसी खुशी रहा करती थी। एक दिन तीनों बहनें जब बाजार से लौट रही थी, तभी अनुराधा को जमीन पर एक खरगोश का बच्चा घायल हालत में दिखाई देता है। इस खरगोश को तो काफी चोट लगी हुई है। अगर ये यहीं इसी तरह पड़ा रहा तो ये मर जाएगा। हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
इसके बाद वे तीनों उस खरगोश को घर ले आती हैं और उसकी चोट पर मरहम पट्टी लगाकर उसे खाने के लिए खाना भी देती हैं। धीरे धीरे अच्छी सेवा से खरगोश ठीक हो जाता है और वापस से चलने फिरने भी लग जाता है। ऐसे ही एक दिन जब रूपाली उस खरगोश को खाना देती है तो वो खाना खाकर घर से बाहर निकल जाता है और कूदते कूदते वहाँ से चला जाता है। दीदी, उस खरगोश को पकड़ो, वो भाग रहा है। उसे जाने दो रूपाली, शायद वो अपने घर वालों के पास जा रहा है। ये उसका घर नहीं है, इसलिए उसे यहाँ रोककर फायदा नहीं है। ठीक है दीदी। उसी शाम को तीनों बहनें बैठकर शाम की चाय पी रही होती है कि तभी वो खरगोश वापस से वहाँ आ जाता है। अनुराधा उसे खाना देती है। इसके बाद वो खरगोश फिर से वहाँ से जाने लगता है, परंतु इस बार वो खरगोश ऐसे चल रहा होता है जैसे वो उन तीनों को अपने पीछे बुला रहा हो। अनुराधा का ध्यान खरगोश की इस हरकत पर जाता है और वो कहती है, इस खरगोश को देखकर लगता है ये हमें कहीं ले जाना चाहता है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। ऐसा कहकर अनुराधा अपनी दोनों बहनों के साथ खरगोश का पीछा करने लगती है। खरगोश जंगल में काफी आगे आ जाता है। तभी रूपाली कहती है, दीदी, मुझे लगता है हमें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। क्या पता ये खरगोश मायावी हो या फिर कोई चुड़ैल या भूत प्रेत हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, हमें वापस चलना चाहिए। अनुराधा इतना कहती ही है कि तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है और एक जादूगर के रूप में बदल जाता है। ये देखकर तीनों बहनें डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो जादूगर कहता है, डरो मत, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मुझे तो तुम तीनों की सहायता चाहिए। हम सब जानते हैं तुम जादूगर हो और जादूगर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी बलि देते हैं। दिशा दीदी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। मेरी माँ बहुत बीमार है और वो आप लोगों से मिलना चाहती है। यही उनकी आखिरी इच्छा है। मैं बस उनकी आखिरी इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। नहीं, रूपाली बिल्कुल सही कह रही है। तुम हमारी बलि देना चाहते हो, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अगर इनकी माँ को हमारी जरूरत है तो हमें साथ जाना चाहिए। पर दीदी, मेरी बात मानो, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ को लेकर ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। जादूगर जी, आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। इसके बाद जादूगर उन्हें जंगल के अंदर एक गुफा में ले जाता है, जहाँ जादूगर की माँ बहुत बीमार अवस्था में लेटी होती है। अनुराधा उनके पास जाती है और कहती है, क्या बात है जादूगरनी जी, आपने हम तीनों से मिलने की इच्छा क्यों जाहिर की? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। तुम तीनों मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम तीनों को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आया करती थी। वो मेरी सबसे अच्छे शिष्य होने के साथ साथ मेरी सहेली भी थी और उसने मरने से पहले तुम तीनों के लिए कुछ दिया था और अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो लौटा दूं। ऐसा कहकर वो जादूगरनी उन तीनों बहनों को एक एक गुलाब थमा देती है और कहती है, ये लो, ये तुम्हारी माँ की अमानत है जो उसने मुझे तुम्हें सौंपने को कहा था। और हाँ, ये कोई आम गुलाब नहीं है। इस गुलाब को जाकर किसी बड़े और खुले मैदान में लगा देना और ये गुलाब एक बहुत ही सुंदर गुलाब घर में बदल जाएगा। उस गुलाब घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी और वहाँ रहकर तुम तीनों अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी बिता सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हम जैसे तैसे घर का गुजारा चला रहे थे, पर अब हम सुख चैन से जी पाएंगे केवल आपकी बदौलत। ऐसा कहकर अनुराधा जादूगरनी के पैर छूती है। उसके बाद तीनों बहनें अपना अपना गुलाब का फूल लेकर वापस घर आ जाती हैं और फिर तीनों एक साथ एक बड़े से मैदान में जाती हैं और उस जादुई गुलाब को उस मैदान में लगा देती हैं और वो तीनों गुलाब बहुत ही आलीशान गुलाब घर में बदल जाते हैं। दीदी, ये गुलाब घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत बड़ा भी है। सच में उस जादूगरनी ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। मैं तो अभी अभी घर के अंदर भी होकर आई हूँ। घर अंदर से भी बहुत बड़ा और आलीशान है।
यहाँ हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम इस घर के चक्कर में अपनी पढ़ाई करना मत भूल जाना। अब पढ़ाई करने की क्या जरूरत है दीदी, हमारे पास सब कुछ है। हम इस गुलाब के घर से जो भी मांगेंगे वो ये गुलाब घर हमें दे देगा। फिर हमें पढ़ लिख कर कुछ करने की क्या जरूरत है। हाँ अनुराधा दीदी, रूपाली बिल्कुल ठीक कह रही है। ये घर जादुई आज है, कल क्या पता ना हो, पर अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो वो ज्ञान हमेशा ही रहेगा। ये ज्ञान कभी गायब नहीं होगा और ना ही कोई तुमसे छीन पाएगा, इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखो। अनुराधा उन दोनों को बहुत समझाती है, परंतु दोनों बहनों में से कोई भी अनुराधा की बात पर ध्यान नहीं देता। अब अनुराधा उस गुलाब घर की सहायता से अपने जैसे लोगों की मदद भी करने लगती है। एक दिन उसके घर के सामने 3 अपाहिज औरतें आती है और अनुराधा से मदद की गुहार करती है, जिसके बाद अनुराधा गुलाब घर से कहती है, हे जादुई गुलाब घर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कृपया करके मुझे कुछ पैसे प्रदान करो। अनुराधा के ऐसा कहते ही गुलाब घर ढेर सारे पैसे अनुराधा को दे देता है, जिसके बाद अनुराधा वो सारे पैसे उन औरतों में बांट देती है। मेरी एक सलाह है, आप इन पैसों से कोई बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, इससे आपको कभी भी किसी के भी आगे पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक अच्छा जीवन भी जी पाएंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल के जमाने में कोई हम जैसों की मदद नहीं करता, परंतु तुम बहुत अच्छे दिल की हो, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर वो औरतें वहाँ से चली जाती है। इसी तरह जब भी कोई जरूरतमंद अनुराधा के द्वार पर आता तो वो उसकी खुले दिल से मदद करती। वहीं दूसरी ओर रूपाली और दिशा पैसा आने के साथ साथ घमंडी बनती जा रही थी। वो किसी की मदद भी नहीं करती थी, ना ही किसी की परेशानियों पर ध्यान देती थी। वो पूरे दिन पार्टी करती, क्लब में जाती और मौज मस्ती करती थी और उन दोनों ने कई आवारा दोस्त भी बना लिए थे। आज तो क्लब में डांस करके मजा ही आ गया। हाँ रूपाली, वहाँ की ड्रिंक्स भी कितनी अच्छी थी ना। ऐसे ही दोनों बहनें आपस में बातें करती हुई जा रही थी। तभी एक गरीब औरत रूपाली और दिशा के पैर पकड़ लेती है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची और मैं 3 दिन से भूखे हैं। अगर वो एक और दिन भूखी रही तो मर जाएगी। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, और पैसे नहीं दे सकती तो कुछ खाने को दे दीजिए। तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? ऐसे भीख मांगते हुए कोई अमीर इंसान दिखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गए। अरे रूपाली, इन पर ध्यान मत दो, हर सड़क पर ऐसे 2-3 लोग तो दिख ही जाते हैं, आप इन्हें बस इग्नोर करो। इसके बाद दोनों बहनें वापस अपने अपने गुलाब घर में आ जाती हैं। रूपाली, मैंने तुम्हारे पास कभी पैसों की कमी नहीं रखी। तुमने जितना पैसा मांगा मैंने तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसा दिया। इसके बावजूद भी तुमने उस गरीब की मदद करने से इनकार कर दिया और उसे 4 बातें भी सुना दी। आखिर क्यों? ये सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? तुम बस एक घर हो और मैं तुम्हारी मालकिन, और ये बात कभी मत भूलना। रूपाली के इतना कहते ही वो गुलाब घर वहाँ से अदृश्य हो जाता है और रूपाली बहुत गरीब हो जाती है और फटे पुराने कपड़ों में आ जाती है। यही सब दिशा के साथ भी होता है। इसके बाद दोनों बहनें अनुराधा के गुलाब घर में घुसने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें बहुत तेज करंट लगता है और वो दूर जा गिरती हैं। लगता है ये गुलाब घर हमें अंदर नहीं आने देगा, हमें दीदी को ही बाहर बुलाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अनुराधा दीदी, अनुराधा दीदी, बाहर आओ। अनुराधा बाहर आती है और अपनी बहनों को ऐसे फटीचर हालत में देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? इसके बाद दोनों बहनें सारी कहानी बताती है। इसलिए मैं तुम दोनों से कहती थी, पढ़ो लिखो और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हमें माफ कर दो दीदी, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। हाँ दीदी, हम आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे और आपके बात भी मानेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है तो तुम्हें एक मौका मिलना ही चाहिए। ऐसा कहकर अनुराधा उन दोनों को अपने घर ले आती है और फिर तीनों बहनें एक साथ रहने लगती है। उसके बाद अनुराधा अपनी दोनों छोटी बहनों को शिष्टाचार भी सिखाती है, जिसके बाद रूपाली और दिशा भी अपने अंदर बदलाव लाती है और अपनी बड़ी बहन की तरह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने लगती है
और इस तरह उस जादुई गुलाब घर में वो तीनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती है।